दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां मिलिट्री ऑफिसर्स और साइंटिस्ट मिलकर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा जा रहा है। और इसी दौरान कुछ लोग अपने साथियों को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल में छुपकर घुस जाते हैं, मगर वहां उनका सामना मिलिट्री ऑफिसर्स और एक मॉन्स्टर से होता है। अब क्या वो लोग अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल पाएंगे? और आखिर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा जा रहा है? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कोरियन सीरीज काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ जापानी सेना को देखते हैं जो अपनी की गई रिसर्च के सभी सबूतों को जलाकर जापान जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि किस तरह उनके किए गए एक्सपेरिमेंट से कितने लोगों की जान गई। जापानी सेना उन सभी लोगों की डेड बॉडीज को जलाने की तैयारी करती है। फिर हम लेफ्टिनेंट काटो को देखते हैं जो कि किसी प्रकार के सीरम को इकट्ठा कर रहे होते हैं और उनके अंदर कुछ वॉर्म्स होते हैं जिन्हें नाजिन कहा जाता है। अब तभी लेफ्टिनेंट काटो को एक दरवाजा तोड़ने की आवाज आती है, मानो दूसरी तरफ से कोई मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और यह आवाज सुनकर वो अपने सैनिकों को यहाँ आग लगाने को कहते हैं और जिंदा बचे कैदियों को भी मार डालने का ऑर्डर देते हैं, जिससे उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चल पाए। फिर सैनिक हर जगह आग लगाने लगते हैं। तभी उसी दरवाजे के पीछे से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, लेकिन आग लगने की वजह से उसका क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। यही लेफ्टिनेंट काटो और उनके सैनिक ग्योंगसोंग शहर के लिए निकल जाते हैं। फिर साल 1945 मार्च के महीने में हम ग्योंगसोंग को देखते हैं जो कि ओल्ड सियोल है। यहाँ चियोक और उसके डैड ट्रेन से ग्योंगसोंग आते हैं। वो दोनों एक डिटेक्टिव होते हैं और ग्योंगसोंग में किसी को ढूंढने आए होते हैं। चियोक के डैड एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं और पढ़ते हैं कि टोक्यो पर हमला होने के कारण जापान अब कमजोर हो गया है, जिस वजह से जोसन यानी कि आम लोग विद्रोह करने लगे हैं। वो ये न्यूज पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जापानी पुलिस आ जाती है और उन सभी विद्रोहियों को मारने लगती है जो छुपकर ये अखबार छाप रहे थे। दरअसल ये वो समय है जब जापानी सेना ने कोरिया पर कब्जा कर रखा है और कोरियाई लोगों को जोसन कहा जाता है। अब इसके बाद हम ग्योंगसोंग के सबसे अमीर आदमी जंग तेसांग को देखते हैं, जिसको पुलिस कमिश्नर इशिकावा ने अरेस्ट कर लिया था। और इशिकावा तेसांग से पूछता है कि तुम मेरी वाइफ लेडी माइदा से क्यों मिले। तभी हम पहले के सीन को देखते हैं जहां जंग तेसांग के हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर को दिखाया जाता है, जहां पर लोग अपने सामान को बेचने या गिरवी रखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। यही एक आदमी गपियोंग जो कि तेसांग के लिए काम करता है, वो लोगों को उनके सामान के बदले में उन्हें पैसे दे रहा होता है। फिर एक लड़का बोमो जो यही काम करता है, वो खरीदे हुए सामान को हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर में काम करने वाली एक औरत मिस नावल के पास लेकर जाता है, लेकिन मिस नावल उससे कहती हैं कि वो दो जो तुमने छुपा ली। ये सुनकर बोमो एक वॉच निकालकर उन्हें देता है और कहता है कि ये तो मैं वैसे भी देने ही वाला था। मिस नावल कहती हैं कि दोबारा चोरी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगी। इसके बाद वो उन खरीदे हुए सामान को एक रूम में रखती हैं जहां पहले से काफी कीमती सामान रखा होता है। अब तभी वहां तेसांग आता है और मिस नावल को लेडी माइदा से मिलने के बारे में बताता है, जो कि जनरल माइदा की बेटी और कमिश्नर इशिकावा की वाइफ हैं। वो कहता है कि मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ जिससे मेरे बिजनेस में मुझे ही फायदा होगा, मगर मिस नावल उसे ऐसा करने से मना करती हैं क्योंकि इससे वो कमिश्नर इशिकावा की नजरों में आ जाएगा और कमिश्नर इशिकावा उसका सब कुछ छीन सकता है। लेकिन तेसांग उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं जंग तेसान हूँ। तभी दिखाया जाता है कि जंग तेसान पूरे ग्योंगसोंग में काफी फेमस है और उसकी जान पहचान दूर दूर तक है और लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। लेकिन एक पार्टी के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस तरह जंग तेसान कमिश्नर इशिकावा के पास आ गया है। अब कहानी वहीं आती है जहाँ इशिकावा तेसांग से बार बार अपनी वाइफ लेडी माइदा से मिलने की वजह पूछ रहा होता है। इस पर तेसांग इशिकावा को बोलता है कि आप अपनी वाइफ लेडी माइदा पर शक कर रहे हैं और अगर ये उन्हें पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी। ये सुनकर इशिकावा शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद तेसांग कहता है कि साफ साफ बताइए आपको मुझसे क्या काम है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे इस पूछताछ के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। कमिश्नर इशिकावा उसके हाथ खुलवा देता है और तेसांग को अपनी गर्लफ्रेंड मियोंगजा की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये लड़की एक हफ्ते से गायब है। कमिश्नर इशिकावा कहता है कि इसे ढूंढ कर लाओ। तेसांग ऐसा करने से मना करता है। इस पर इशिकावा तेसांग से कहता है कि अगर वो मियोंगजा को पतझड़ तक ढूंढकर नहीं लाया तो मैं तुम्हारा सारा पैसा छीन लूंगा और तुम्हें आर्मी के साथ जंग में भेज दूंगा। ये सुनकर तेसांग मियोंगजा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत ही अपने घर आकर सब लोगों को सब कुछ बताता है और मिस नावल से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मियोंगजा मिलनी होती तो पुलिस ऑफिसर्स अब तक उसे ढूंढ लेते और वो अब नहीं मिल सकती। इसीलिए मियोंगजा के बहाने कमिश्नर इशिकावा जंग तेसांग से उसका सब कुछ छीनना चाहता है। लेकिन मिस नावल उसे बताती हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी बेची तो इसकी खबर पूरे शहर में फैल जाएगी, जिसके बारे में इशिकावा को भी पता चल जाएगा और वो आपको जान से मार देगा। ये बात सुनकर तेसांग अपने घर की खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि इशिकावा के कुछ आदमी अब उस पर नजर रखने लगे हैं।
इसके बाद तेसंग अपने आदमी गपयोंग को अपने सारी खबरियों से म्योंगजा को ढूंढने को कहते हैं और अपने दोस्त जुनतेक का पता लगाने को भी कहते हैं, क्योंकि पूरे शहर में वही एक ऐसा आदमी है जो म्योंगजा के साथ भाग सकता है। तेसंग मिस नावल को अपनी सारी कीमती चीजें बेचकर पैसे जमा करने के लिए कहता है और शहर से बाहर जाने वाले जहाजों के बारे में भी पता करने के लिए कहता है, ताकि अगर म्योंगजा उन्हें नहीं मिले तो ये सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकें। वहीं दूसरी तरफ चियोक के डैड मूनलाइट बार में जाते हैं और वहाँ काम करने वाली लेडी यंगचन से साचिमोतो नाम के एक जापानी पेंटर का पता पूछते हैं, जिस पर यंगचन उन्हें बताती है कि अगर आपको इस शहर में किसी को भी ढूंढना है तो आपको गोल्डन ट्रेजर के मालिक तेसांग से मिलना होगा। इस तरफ चियोक एक दुकान पर जाती है और एक खराब पड़ी बाइक और कुछ सामान खरीदती है, जिसके बाद वो बाइक को ठीक कर लेती है और तेसांग पर नजर रखने लगती है ताकि वो साचिमोतो के बारे में पता कर सके। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा को दिखाया जाता है जो म्योंगजा की एक फोटो देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो म्योंगजा को कितना पसंद करता है। तभी कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब म्योंगजा गायब नहीं हुई थी। यहाँ म्योंगजा इशिकावा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर इशिकावा हैरान रह जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में म्योंगजा को दिखाया जाता है जो ओंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर एक अंडरग्राउंड जेल में कैद होती है। यहाँ कई सारे और भी जोसन यानी कि आम लोग कैद होते हैं। फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट काटो और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर इचिरो आते हैं जो यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इचिरो दो औरतों को बाहर निकालता है, जिसमें से एक ने अपने गले में एक स्टार बना लॉकेट पहना होता है। इचिरो उन दोनों औरतों को अलग अलग जेल में डलवाता है और उन्हें खाना खिलाता है, जिसके बाद वो दोनों औरतें वहां रखा पानी पीती हैं और उसके अंदर वही वॉर्म नाजिन होता है। इससे वो वॉर्म उन दोनों औरतों के शरीर में चला जाता है। इस तरफ तेसांग इशिकावा के उस पर नजर रख रहे एक आदमी के पास जाता है और उसकी कार में उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है, जिसके बाद इशिकावा का वो आदमी तेसांग को उसकी बताई जगह पर ले जाने लगता है। ये सब देखकर चियोक भी उनका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस नावल एक आदमी के पास अपना कीमती सामान बेचने के लिए जाती हैं। बातों ही बातों में वो आदमी मिस नावल को बताता है कि हमारे शहर में 2 डिटेक्टिव आए हुए हैं जो किसी भी इंसान को कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। मिस नावल उस आदमी से उन दोनों का पता पूछती हैं। इस तरफ तेसांग इशिकावा के उस आदमी को कुछ पैसे देता है और फिर एक होटल में चला जाता है। इशिकावा का वो आदमी होटल के बाहर ही तेसांग का इंतजार करने लगता है। तभी तेसांग होटल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलकर कहीं और जाने लगता है, लेकिन चियोक उसका पीछा करने लगती है। मगर तेसांग उसे ऐसा करते देख लेता है और उसके सर पर गन तान लेता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी चियोक हमला करके गन को जमीन पर गिरा देती है और उसे मारने लगती है। इन दोनों के बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। तभी तेसांग अपनी गन वापस उठा लेता है और चियोक के सर पर रखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। चियोक भी अपने चाकू को तेसांग के गले पर रख लेती है। तेसांग कहता है कि हम अपने अपने हथियारों को नीचे करके बात करते हैं। चियोक भी तेसांग को अपनी गन नीचे करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों अपने हथियारों को नीचे करते हैं। चियोक तेसांग से साचिमोतो का पता पूछती है और बताती है कि मैं अपनी माँ को 10 सालों से ढूंढ रही हूँ और उनके बारे में सिर्फ साचिमोतो ही जानता है। तेसांग बोलता है कि मैं किसी भी साचिमोतो को नहीं जानता। ये जानकर चियोक वहां से चली जाती है। तभी साचिमोतो को दिखाया जाता है जो कि ओंगसोंग हॉस्पिटल में बनी अंडरग्राउंड लैब में काम करता है और एक्सपेरिमेंट किए गए लोगों के स्केच बनाता है। इस तरफ तेसांग मूनलाइट बार में जाता है और अपने दोस्त जुनतेक से मिलता है और उससे म्योंगजा के बारे में पूछता है। जुनतेक तेसांग को बताता है कि मुझे पता है कि म्योंगजा 1 हफ्ते से गायब है, लेकिन वो कहाँ है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुनतेक तेसांग से कहता है कि तुम्हें अपने पैसे देश की मदद के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि असल में जुनतेक ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो मिलकर कोरिया को जापानियों से आजाद करवाना चाहते हैं। सीधे सीधे बोले तो फ्रीडम फाइटर। लेकिन तेसांग उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है और वापस घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं दोनों औरतों को दिखाया जाता है जिनके अंदर वो वॉर्म चला गया था। उन दोनों में से एक औरत के सर में अब बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वो अपना सर जमीन पर मार मार कर अपने आप को जान से मार लेती है। वहीं दूसरी औरत जिसने लॉकेट पहन रखा था वो शांति से एक तरफ बैठी रहती है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट काटो उसके शरीर में एक सीरम इंजेक्ट करने के लिए कहता है। यही उस औरत के शरीर में वो वॉर्म अब भी जिंदा था और उसके दिमाग की तरफ बढ़ रहा होता है। इस तरफ तेसांग घर वापस आता है तो उसे मिस नावल उन्हीं डिटेक्टिव से मिलवाती हैं जो कि असल में चियोक और उसके डैडी होते हैं। तेसांग उनके बारे में उनसे पूछता है और फिर उन्हें म्योंगजा को ढूंढने के लिए कहता है, मगर चियोक उसे ढूंढने से मना करती है और वहां से जाने लगती है। तभी तेसांग कहता है कि मैं साचिमोतो और तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें म्योंगजा को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर चियोक और उसके डैड म्योंगजा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साचिमोतो स्केच बनाने के लिए उसी औरत के पास जाता है जिसके अंदर अभी सीरम इंजेक्ट किया गया था। साचिमोतो उसके पास जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे खून दिखाई देता है। तभी उसे वो औरत दिखती है जो कि अब उस वॉर्म और सीरम इंजेक्ट करने की वजह से पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। उसे देखकर साचिमोतो काफी डर जाता है। फिर 1 साल पहले के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर साचिमोतो डायरेक्टर इचिरो के पास आया था और वो उनसे काम मांगता है, जिसके बाद इचिरो से बताता है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल में रोज नए एक्सपेरिमेंट होते हैं और तुम्हें उन सभी का रिकॉर्ड रखना होगा। इचिरो साचिमोतो को एक एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाता है और वहां पर वो एक आदमी का पेट काटता है
और साचिमोतो को उसका स्केच बनाने के लिए कहता है। ये देखकर साचिमोतो बहुत डर जाता है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी और उसे पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। अब एक दिन साचिमोतो कैद हुए लोगों के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक औरत दिखती है जिसने एक लॉकेट पहना होता है। दरअसल ये वही औरत थी जो कि प्रेजेंट टाइम में अब मॉन्स्टर बन चुकी है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और साचिमोतो उस मॉन्स्टर के गले में उसी लॉकेट को देखता है जो उसने पहले एक औरत के गले में देखा था। वो समझ जाता है कि उस औरत को अब एक्सपेरिमेंट करके मॉन्स्टर बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम चियोक को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की एक पिक्चर को देखती है और वो पिक्चर भी उसी औरत की होती है जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ अब तक ओंगसोंग हॉस्पिटल में कैद थी और अब उन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया है। अब इसके बाद चियोक म्योंगजा का पता लगाने के लिए इशिकावा के घर में चुपके से चली जाती है, जहाँ वो लेडी माइदा को देखती है जो कि कमिश्नर इशिकावा की वाइफ हैं। लेडी माइदा एक आदमी को एक एनवलप देती हैं, जिसे लेकर वो आदमी कहीं जाने लगता है। चियोक भी उस आदमी का पीछा करने लगती है। तभी उसे वो आदमी डायरेक्टर इचिरो से मिलता हुआ दिखाई देता है। इस तरफ तेसांग के घर में कुछ लोग एक मटका बेचने आए हुए थे। तेसांग उस मटके को खरीदने से मना करता है और कहता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो आदमी तेसांग से कहता है कि ये मटका मुझसे ओरिजिनल के दाम में खरीद लो, वैसे भी इशिकावा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाला है। उसकी बात सुनकर तेसांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मटका तोड़कर अपनी तलवारें निकाल लेता है। तभी गप्योंग, मिस नावल और बोमो भी अपनी गन निकालकर उसके ऊपर तान लेते हैं। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से चला जाता है। फिर तेसांग अपने सभी लोगों से कहता है कि जब तक म्योंगजा नहीं मिल जाती हमें ध्यान से रहना होगा, वरना ऐसे लोग हमें लूटने की कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद मिस नावल तेसांग को बताती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि म्योंगजा आखिरी बार कहाँ दिखी थी। फिर चियोक और उसके डैड तेसांग को बताते हैं कि हमें उस रिक्शे वाले का पता चला जिसके रिक्शे में आखिरी बार म्योंगजा बैठी थी और वो लेडी माइदा के घर में गई थी। जिसके बाद लेडी माइदा ने म्योंगजा को ओंगसोंग हॉस्पिटल भिजवा दिया। ये लोग बताते हैं कि हमने उस रिक्शे वाले से पूछताछ की और उस रिक्शे वाले ने सब कुछ बता दिया, और जिस दिन से म्योंगजा हॉस्पिटल गई है उसी दिन से किसी ने भी उसे नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही है। लेकिन इस पर गप्योंग बोलता है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर आम जोसन लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ जापानी लोग और मिलिट्री वाले ही जा सकते हैं, और म्योंगजा तो बस एक मामूली जोसन है, तो वो वहाँ कैसे जा सकती है। इस पर चियोक कहती है कि इस बात का पता करने के लिए तो हमें खुद हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। चियोक कहती है कि तुम्हारे मालिक की जान पहचान तो काफी दूर दूर तक है ना, तो वो तो आसानी से हमें हॉस्पिटल के अंदर ले जा सकता है। चियोक की ये बात सुनकर तेसांग चियोक और उसके डैड को कुछ नए कपड़े देता है और कुछ पैसे लेकर अपने उसी दोस्त जुनतेक के पास आता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों को तुम देश के भले के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा ID कार्ड चाहिए, क्योंकि जुनतेक उन खास जोसन परिवारों में से था जिसे अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत थी। जुनतेक तेसांग की बात मानता है और उन पैसों को लेकर उसे अपना ID कार्ड दे देता है। बार की ओनर यंगचन ये सब देख रही होती है। यहाँ अब तेसांग हॉस्पिटल जाने के लिए चियोक और उसके डैड का इंतजार करने लगता है। फिर जब चियोक उन कपड़ों को पहनकर आती है जो उसने दिए थे, तो तेसांग बस उसे देखता ही रह जाता है। तेसांग तो चियोक से पहली बार मिलने पर ही प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये बात चियोक को नहीं बता पाता। इसके बाद तेसांग चियोक, उसके डैड और गप्योंग के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर खड़े मिलिट्री ऑफिसर्स इनसे इनका ID कार्ड मांगते हैं। गप्योंग उन्हें जुनतेक का ID कार्ड दिखाता है और तेसांग को जुनतेक बताता है, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा को उसके खबरी बताते हैं कि तेसांग कुछ लोगों को लेकर ओंगसोंग हॉस्पिटल में गया है। इस तरफ हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद चियोक रिकॉर्ड रूम में जाने लगती है ताकि वो ये पता कर सके कि म्योंगजा को कहाँ रखा गया है, और तेसांग नर्स का ध्यान भटकाने के लिए उनसे डॉक्टर ताकाहाशी के बारे में पूछता है, क्योंकि जुनतेक ने उसे पहले ही बता दिया था कि डॉक्टर ताकाहाशी उनके फैमिली डॉक्टर हैं और वो आज छुट्टी पर होंगे। वो नर्स भी कहती है कि डॉक्टर ताकाहाशी आज नहीं आए होंगे, लेकिन तेसांग उनसे कहता है कि आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, मेरा आज का अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर वो नर्स दोबारा से चेक करने चली जाती हैं। तभी गप्योंग अपने पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिसके बाद चियोक चुपचाप से उस रूम में चली जाती है। चियोक यहाँ आकर रिकॉर्ड देख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लीनर आ जाता है और चियोक से पूछता है कि वो रिकॉर्ड रूम के अंदर क्या कर रही है, जिस पर चियोक उससे बोलती है कि मैं यहाँ खो गई हूँ। वो कहती है कि मेरी दोस्त इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही, इसीलिए मैं रिकॉर्ड रूम में उसका नाम ढूंढ रही हूँ। मगर चियोक की बातों पर वो क्लीनर यकीन नहीं करता और उससे वही सवाल दोबारा से पूछता है। तभी वहाँ पर चियोक के डैड आते हैं और उसके सर पर गन तान लेते हैं। उन्हें देखकर वो क्लीनर पूछता है कि कहीं तुम लोग मंचूरिया से तो नहीं हो। वो आदमी अपने सीने पर अपना हाथ रखता है और एक आजादी का सिंबल बनाता है। इस तरफ गप्योंग के पास एक डॉक्टर आते हैं और उसे दर्द का इंजेक्शन देने लगते हैं। तभी चियोक और उसके डैड अपना काम खत्म करके रिकॉर्ड रूम से बाहर आ जाते हैं और गप्योंग नाटक करना बंद कर देता है और कहता है कि मेरा दर्द अब खुद ही बंद हो गया। अब ये चारों लोग घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं कि हॉस्पिटल के पास में मिलिट्री ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए ये गोली की आवाज वहीं से आई होगी। ये सुनकर सब लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन फिर उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि 3 सैनिकों को मार देती है।
इस तरफ चियोक तेसांग को एक रूम में लेकर जाती है और बताती है कि हमें पता चला है कि हॉस्पिटल के पीछे एक मिलिट्री वार्ड है जिसकी बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ तो चल रहा है और सोदेमोन जेल से कैदियों को लाकर वहां रखा जाता है और हमें लगता है कि म्योंगजा को भी वहीं पर रखा गया है, जिसका पता लगाने के लिए मैं और मेरे डैड हॉस्पिटल के अंदर ही रुकेंगे। लेकिन ये बात सुनकर तेसांग बोलता है कि तुम एक क्लीनर की बात मानकर यहाँ रुकना चाहती हो। तभी वो क्लीनर बोलता है कि मेरे भाई को भी 1 साल पहले सोदेमोन जेल से यहाँ लाया गया था, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद चियोक और उसके डैड क्लीनर के साथ मिलिट्री वार्ड में जाने लगते हैं। तेसांग चियोक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चियोक उसकी बात नहीं मानती और उसे वापस जाकर साचीमोतो को ढूंढने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। तेसांग उस रूम से बाहर आता है, तभी एक हॉस्पिटल का गार्ड उसे देख लेता है और उसे रोककर उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वही नर्स आती हैं जिनसे तेसांग ने डॉक्टर ताकाहाशी के बारे में पता करने के लिए कहा था। वो नर्स तेसांग को बताती हैं कि आज डॉक्टर ताकाहाशी नहीं आए हैं। वो नर्स उस गार्ड से कहती हैं कि ये एक पेशेंट है और इन्होंने यहाँ आने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। अब तभी हॉस्पिटल के अंदर एक सायरन बजने लगता है और सभी लोगों से हॉस्पिटल को खाली करने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर वो नर्स तेसांग को तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कहती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाता है। सभी आम इंसान हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने जेल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसे ये सब करता हुआ देखकर लेफ्टिनेंट काटो नाइट्रोजन से उसे बेहोश करके बिल्डिंग के चौथे लेवल पर ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वहां पर नाइट्रोजन की वजह से एंथ्रेक्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिन्हें कैद हुए लोग बर्फ समझकर उसे छूने लगते हैं, मगर उससे उनके शरीर का वही हिस्सा जलने लगता है जहां पर वो एंथ्रेक्स टच हुआ था। इस वजह से बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं। इस तरफ क्लीनर चियोक और उसके डैड को हॉस्पिटल की छत पर ले जाता है, जहां से मिलिट्री वार्ड की पूरी बिल्डिंग दिखाई देती है। क्लीनर बताता है कि बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर ऑफिस और कम्युनिकेशन रूम है और दूसरे और तीसरे फ्लोर पर घायल सैनिकों को रखा जाता है। वो बोलता है कि वहाँ इतने सैनिक तैनात हैं कि मुझे भी 2 दिन में सिर्फ एक बार ही अंदर भेजा जाता है। तभी चियोक के डैड को एक वॉच टावर दिखाई देता है। वो चियोक को वहां जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद चियोक सैनिकों से बचते हुए उस वॉच टावर पर चली जाती है, जहां से वो उन कैदियों की लाशों को देखती है जो कि अभी एंथ्रेक्स से मारे गए। इस तरफ तेसांग घर आने के बाद भी चियोक के लिए बहुत परेशान होता है। मिस नावल उसे ऐसा देखकर उसके परेशान होने की वजह पूछती हैं, जिस पर तेसांग बोलता है कि अगर मैंने म्योंगजा को नहीं ढूंढा तो इशिकावा मेरी सारी जायदाद ले लेगा, पर ये सब छोड़कर मुझे चियोक की चिंता क्यों हो रही है। मिस नावल बोलती हैं कि मुझे लगता है कि आपको उस लड़की से प्यार हो गया है। मिस नावल कहती हैं कि आपको ये सब छोड़कर साचीमोतो का पता लगाना चाहिए। ये बात सुनकर तेसांग इशिकावा के उसी आदमी के पास जाता है जो उस पर नजर रख रहा है। तेसांग उससे बोलता है इशिकावा से जाकर कहो कि म्योंगजा को ढूंढने के लिए साचीमोतो नाम के एक जापानी पेंटर का पता लगाए जो कि ग्योंगसुंग में है। वहीं दूसरी तरफ साचीमोतो को दिखाया जाता है जो कि मूनलाइट बार में बैठकर एक स्केच बना रहा होता है और ये स्केच चियोक की माँ का होता है। उस बार में काम करने वाली लड़की यंगचन ये देखती है और साचीमोतो से बात करने लगती है। फिर अगली सुबह अखबार में खबर आती है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल में एक बीमारी फैलने के कारण पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है और अब कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता और न ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। बोमो भी मिलिट्री ऑफिसर्स को देखता है जो कि पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तुरंत ही घर आकर तेसांग को बताता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया है और अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही अब कोई बाहर आ सकता है। ये खबर सुनकर तेसांग घर से बाहर जाने लगता है। तभी वही नर्स उसके पास आती हैं जो कल उससे अस्पताल में मिली थी। नर्स उसे एक कपड़ा देती हैं जिस पर लिखा था कि म्योंगजा मिल गई है। ये मैसेज चियोक और उसके डैड ने ही भेजा होता है। ये देखकर तेसांग उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं जिन्होंने आपको ये दिया। नर्स बताती हैं कि वो लोग अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही फंसे हुए हैं और मैं आज सुबह किसी तरह हॉस्पिटल के बंद होने से पहले बाहर आ गई। तेसांग नर्स से पूछता है कि हॉस्पिटल में बीमारी कैसे फैल गई, जिस पर नर्स बोलती हैं कि मुझे भी बीमारी फैलने के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये नर्स रोने लगती हैं और बताती हैं कि कल रात को हॉस्पिटल के अंदर ना जाने कितने लोगों की जान गई और उन सभी की डेड बॉडीज को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। तेसांग इन नर्स से बोलता है कि चियोक और उसके डैड ने तुम्हें ही क्यों चुना ये मैसेज मुझ तक पहुंचाने के लिए। इस पर नर्स भी अपने सीने पर वैसे ही हाथ रखती हैं और आजादी का सिंबल बनाती हैं, यानी कि नर्स भी एक जोसन है और वो भी कोरिया की आजादी चाहती हैं और छुपकर फ्रीडम फाइटर के साथ काम कर रही हैं। नर्स तेसांग को बताती हैं कि मिलिट्री बेस में ना जाने क्या चल रहा है और इस बात का पता करने के लिए मेरे कुछ सीनियर लोग भी वहां गए थे, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। ये बात सुनकर तेसांग गप्योंग से उनका सामान तैयार करने के लिए कहता है और बोलता है कि अब मैं भी हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर मॉन्स्टर के दोबारा हमला करने से कुछ सैनिक मारे जाते हैं और एक सैनिक घायल हो जाता है। तभी घायल सैनिक के पास लेफ्टिनेंट काटो आता है और उससे मॉन्स्टर के हुलिये और मॉन्स्टर कैसा दिखता है ये पूछने लगता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिलिट्री ऑफिसर्स मॉन्स्टर को उस गाड़ी में डालकर चौथे लेवल पर ले जा रहे थे और मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए नाइट्रोजन लगातार डाली जा रही थी जिससे वो मॉन्स्टर बेहोश रहे।
लेकिन जैसे ही ये सैनिक गाड़ी को लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं तो तभी कम जगह होने की वजह से गाड़ी बीच में अटक जाती है और नाइट्रोजन खुद ही बंद हो जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर होश में आ जाती है और गाड़ी से बाहर निकलकर सैनिकों को मारने लगती है। वो लिफ्ट से निकलकर भाग जाती है। तभी आखिरी बचा सैनिक लिफ्ट चालू करके वहां से निकल जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। अब वो घायल हुआ सैनिक लेफ्टिनेंट काटो से कहता है कि उसे खत्म कर दीजिए, वो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद दोबारा से उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो और भी सैनिक को मार रही होती है और उनका खून पी जाती है, जिसके बाद उसके शरीर पर लगे जख्म खुद ही ठीक हो जाते हैं। इस तरफ तेसंग कमिश्नर इशिकावा की वाइफ लेडी माइदा के घर जाता है और उनसे मिलकर कहता है कि मेरी एक दोस्त उंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने गई थी, क्या आप मुझे पता करके बता सकती हैं कि हॉस्पिटल कब तक खुलेगा। लेकिन लेडी माइदा बोलती हैं कि मुझे पता है, तुम म्योंगजा के बारे में बात कर रहे हो। वो कहती हैं कि अच्छा होगा तुम उसे ढूंढना बंद कर दो। मगर तेसंग लेडी माइदा से कहता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे इशिकावा ने करने के लिए कहा है। लेकिन लेडी माइदा तेसंग से कहती हैं कि मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारा हॉस्पिटल के अंदर जाना नामुमकिन है और अगर तुम अंदर चले भी गए तो तब भी तुम म्योंगजा को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तेसंग उनकी बात नहीं सुनता और घर वापस आता है और गपियों को उस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट लाने के लिए कहता है। वो बताता है कि आज रात को मैं हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगा। वो अपने कमरे में जाकर चियोक के भेजे उसी मैसेज को देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नर्स ने उससे ये भी कहा था कि आज रात को आपको 10 बजे हॉस्पिटल के ईस्ट विंग में किसी तरह का एक सिग्नल देना होगा, जिससे वो लोग समझ जाएंगे कि आप उन्हें बाहर निकालने के लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद अगले दिन इशिकावा तेसंग के बारे में अपने डिटेक्टिव से पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि तेसंग आज पूरे दिन कुछ अजीब सी हरकतें करता रहा। पहले वो 1 घंटे तक एक चाइनीज आदमी मिस्टर वांग के साथ जुआ खेलता रहा और फिर वो एक रिक्शा में बिना वजह ही घूमता रहा और फिर हमने उसे एक टेलर के पास देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में तेसंग हॉस्पिटल में मौजूद चियोक और उसके डैड तक सिग्नल पहुंचाने के लिए ही उन लोगों से मिल रहा था। तेसंग गेम खेलते हुए पैसों के बीच में उस चाइनीज आदमी को फायर क्रैकर्स का इंतजाम करने के लिए कहता है और तेसंग उस रिक्शे वाले से भी आज रात 10 बजे एक रिक्शा तैयार करने के लिए कहता है। साथ ही तेसंग उस टेलर से एक नया सूट सिलवाता है। यहाँ वो टेलर उसे कपड़ा दिखाने के बहाने वही तस्वीर दिखाता है जो साचीमोतो ने बनाई थी और बताता है कि ये किसी ने मूनलाइट बार से भेजी है। वहीं दूसरी तरफ चियोक रूम में एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ छुपी हुई थी। फिर वहां वो क्लीनर उसके डैड को छुपाकर अंदर लाता है। चियोक अपने डैड और क्लीनर को उसी मिलिट्री ऑफिसर से मिलवाती है और बताती है कि ये भी एक जोसन है और हमारे साथ है। फिर वो जोसन सैनिक इन्हें बताता है कि कल रात मरने वाले लोग बीमारी से नहीं मरे थे बल्कि एंथ्रेक्स की वजह से मरे थे। वो बताता है कि अब भी कई जोसन लोगों को मिलिट्री बेस के नीचे बनी जेल में कैद करके रखा गया है और म्योंगजा नाम की लड़की भी वहीं पर मौजूद है। वो बताता है कि कल रात लोगों के मरने के बाद जब हमें वहां सफाई के लिए भेजा गया था तो उसने मुझे अपना नाम बताया था और मुझसे मदद मांगी थी, पर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी उसी की तरह मजबूर था। इस जोसन सैनिक की बातों से हमें पता चलता है कि वो भी उसकी बिना मर्जी के यहाँ काम कर रहा है और जापानी सैनिक उसे काफी मारते भी हैं और इस सबसे परेशान होकर कल रात उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन तभी वहां पर चियोक आ गई और उसने उसे बचा लिया। चियोक ने उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहा और जोसन सैनिक इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया ताकि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ इस जोसन सैनिक की माँ को दिखाया जाता है जो कि मिस नावल के पास एक सिलाई मशीन लेकर आती हैं और उसे बेचकर पैसे लेने के बजाय उनसे कहती हैं कि आप मास्टर जंग से कहिए कि वो मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आए, वो एक जंग के बाद से ही कहीं गायब है। वहीं दूसरी तरफ तेसंग मूनलाइट बार में जाता है और उसी पिक्चर को दिखाकर वहां काम करने वाली लड़की यंगचन से पूछता है कि ये औरत कौन है। इस पर यंगचन बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर यह तस्वीर एक जापानी पेंटर साचीमोतो ने बनाई है। ये सुनकर तेसंग यंगचन से साचीमोतो को उससे मिलवाने के लिए कहता है। यंगचन कहती है कि मैंने आज रात उसे डिनर पर बुलाया है और अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो ठीक समय पर वहां आ जाना। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर इचिरो लेफ्टिनेंट काटो से उस मॉन्स्टर को दूसरे देशों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए कहता है, मगर लेफ्टिनेंट काटो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर अभी तक हमारे काबू में नहीं आई है। इस तरफ वही जोसन सैनिक चियोक को हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट दिखाता है और बताता है कि उसने म्योंगजा को कहाँ देखा था। जिसके बाद क्लीनर जोसन सैनिक को उसकी ड्यूटी पर वापस लौट जाने के लिए कहता है, मगर वो सैनिक वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग उसे काफी टॉर्चर करते हैं। लेकिन वो क्लीनर उसे समझाता है कि अगर तुम वापस नहीं लौटे तो वो सोल्जर तुम्हें ढूंढने के लिए सारे वार्ड खोलकर देखेंगे और ये लोग पकड़े जाएंगे। ये सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। चियोक उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाऊंगी। उसकी ये बात मानकर वो जोसन सैनिक वापस लौट जाता है। चियोक ब्लूप्रिंट को देखती है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने मंचूरिया में देखा था, जहाँ पर भी बहुत आम लोगों की जान गई थी और वहाँ भी जापानी सोल्जर्स कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। चियोक अपने डैड से कहती है कि हमें सभी कैदियों को बचाना चाहिए, मगर उसके डैड कहते हैं कि हमें अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए जब तक तेसंग हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता और हमें सिग्नल नहीं दे देता।
इस तरफ रात में तेसांग साचीमोतो और यंगचंग से मिलने के लिए एक होटल में जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वही लोग आ जाते हैं जो उसकी दुकान में मटका बेचने आए थे और अब वो लोग तेसांग को मारने लगते हैं, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। तेसांग कहता है कि कुछ पैसे लेकर इस मामले को खत्म करते हैं, मगर वो आदमी तेसांग से उसका पूरा हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर मांगने लगता है। ये सुनकर तेसांग अब उससे फाइट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक जापानी पुलिस ऑफिसर आता है। तेसांग उससे उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो तलवार वाला आदमी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये कोई जापानी नहीं है बल्कि एक जोसन है, इसलिए इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर तेसांग को बचाए बिना ही यहाँ से चला जाता है। तेसांग को अब एहसास होता है कि जोसन लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। इसके बाद तेसांग उन लोगों के सीनियर को मारता है और फिर उनसे लड़कर उन्हें हरा देता है। वो होटल में आता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में अब देर हो जाती है, जिस वजह से यंगचन और साचीमोतो यहाँ से चले गए होते हैं। इस तरफ चियोक छत के रास्ते से अंडरग्राउंड लैब में जाने लगती है। उसके डैड छत पर ही रहकर उसके वापस आने का वेट करते हैं। तभी चियोक को कुछ कैदी दिखाई देते हैं जिनका मुंह ढका होता है और जापानी सैनिक उन्हें कहीं लेकर जा रहे थे। इस तरफ तेसांग अपने घर वापस आता है, जहाँ पर उसे जुनतेक मिलता है और फिर यहाँ पर यंगचन साचीमोतो को लेकर आती है। साचीमोतो इनकी मदद करना चाहता था। साचीमोतो तेसांग को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जुनतेक भी कहता है कि मुझे भी हॉस्पिटल के अंदर जाना है, क्योंकि वहां पर मेरा एक साथी कैद है और मुझे उससे कुछ पूछना है। जिसके बाद साचीमोतो उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तेसांग को एक रिक्शा चलाने के लिए कहता है और जुनतेक को एक बॉक्स के अंदर छुपा देता है। जिसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो साचीमोतो सैनिकों से कहता है कि ये सामान डायरेक्टर इचिरो का है और ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे इस रिक्शा वाले के साथ ही अंदर जाना होगा। डायरेक्टर इचिरो का नाम सुनकर वो सैनिक रिक्शे को अंदर जाने देते हैं, जिससे तेसांग और जुनतेक दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। वहीं गप्योंग भी चियोक और उसके डैड को तेसांग के अंदर पहुंचने का संदेश पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल के पास फायर क्रैकर्स जलाने जाता है। दूसरी तरफ चियोक एक लैब में जाती है, जहां पर उसे शरीर के अलग अलग हिस्से कटे हुए रखे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर चियोक काफी डर जाती है। तभी उसकी नजर वहां कैद हुए कुछ बच्चों पर जाती है। वो बच्चे चियोक से कहते हैं कि हमारी जान बचा लो। चियोक को उन मासूम बच्चों को देखकर उन पर तरस आ जाता है और चियोक उन सभी बच्चों को छुड़ाकर छत की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है जो बच्चों की जेल को खाली देखकर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी चियोक उस डॉक्टर का गला काट देती है और उसे मार देती है। फिर वो बच्चों को लेकर छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी छत पर कुछ सैनिक ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर चियोक के डैड वहीं छुपे रहते हैं। तभी सैनिक चियोक के वहां आने की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद चियोक के डैड तुरंत ही बाहर आ जाते हैं और सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन तभी गप्योंग भी हॉस्पिटल के पास पहुंचकर वहां पर फायर क्रैकर्स जलाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं और फायर क्रैकर्स की आवाज के बीच उन सैनिकों की गोली चलाने की आवाज भी नहीं सुनाई देती। चियोक भी तुरंत ही बाहर आकर उन सैनिकों पर हमला कर देती है और उन्हें मारने लगती है। ये लोग देखते ही देखते कुछ सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक चियोक के पीछे से उसे गोली मारने वाला था। लेकिन तभी वहां पर तेसांग आ जाता है और उस सैनिक को गोली मारकर चियोक की जान बचा लेता है। तेसांग को यहाँ देखकर चियोक को थोड़ा सुकून मिलता है। इधर जंगल में गप्योंग उसी चाइनीज आदमी मिस्टर वांग के साथ था, क्योंकि तेसांग ने उस समय गेम खेलते हुए मिस्टर वांग को यही काम करने के लिए कहा था। और ये फायर क्रैकर्स सभी लोग देख रहे होते हैं। लेडी मायदा भी अपने घर से इन फायर क्रैकर्स को चलता हुआ देखती हैं। कमिश्नर इशिकावा के पास जापानी सैनिकों की कंप्लेंट आती है कि ये पटाखे आखिर कौन चला रहा है, क्योंकि ग्योंगसोंग में इस समय पर पटाखे चलाना इल्लीगल होता है। और अब कमिश्नर इशिकावा तुरंत ही उन्हें पकड़ने निकल जाता है जो ये पटाखे चला रहे हैं। इधर तेसांग चियोक से पूछता है कि आखिर म्योंगजो कहाँ है, जिस पर चियोक तेसांग को वही सारे बच्चे दिखाती है और कहती है कि पहले हमें इन बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर इचिरो मॉन्स्टर को काबू करने के लिए एक घंटी बजाता है और उसके सामने उन्हीं मुंह ढके कैदियों को भेजता है जिन्हें चियोक ने देखा था। इचिरो के घंटी बजाने के बाद उसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर उन्हें खाने आ जाती है। फिर इचिरो लेफ्टिनेंट काटो को बताता है कि ऐसा करने से मैं उस मॉन्स्टर से जान पहचान बना रहा हूँ और अब जब भी मैं ये बेल बजाऊंगा तो वो मॉन्स्टर समझ जाएगी कि मैं उसके लिए खाना लाया हूँ। इस तरह मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। इस तरफ तेसांग चियोक से उन बच्चों को बचाने की वजह पूछता है, जिस पर चियोक उससे बोलती है कि अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो वो जापानी सैनिक इन्हें मार देंगे। इसके बाद ये सभी लोग उन मरे हुए सैनिकों को एक जगह पर बांध देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापानी सैनिक उसी लैब में आते हैं और डॉक्टर को मरा हुआ देखकर ये समझते हैं कि बच्चे यहाँ से भाग गए और उन्होंने ही इस डॉक्टर को मारा है। अब ये लोग पूरे हॉस्पिटल में बच्चों को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ चियोक साचीमोतो को देखती है और तेसांग से उसके बारे में पूछती है, जिस पर तेसांग उसे अभी कुछ भी नहीं बताता। फिर वो एक बच्ची से पूछता है कि डॉक्टर उस लैब में आकर तुम्हारे साथ क्या करते थे। इस पर वो बच्ची उन्हें बताती है कि वो डॉक्टर हमें रोज इंजेक्शन देते थे और मेरे साथ कई और बच्चे भी कैद थे, लेकिन वो बीमारी की वजह से मर गए।
फिर चियोक इन्हें बताती है कि मैंने ऐसी ही चीजें मंचूरिया में होती हुई देखी थी और वहाँ इंसानों पर एक लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और शायद वैसी चीजें ही इस हॉस्पिटल में भी हो रही हैं। ये जानकर तेसांग तुरंत ही म्योंगजो को बचाने जाने लगता है। तभी चियोक उसे रोकती है और कहती है कि पहले हमें इन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद ये सब लोग बच्चों को क्लीनर की गाड़ी में छुपाकर साचिमोतो के स्टूडियो रूम में लेकर आते हैं। तभी एक बच्चा साचिमोतो की बनाई स्केच को देखता है और डरकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज बाहर से गुजर रहा एक सैनिक सुन लेता है और अपने सीनियर के पास ये बताने जाने लगता है। तभी तेसांग और चियोक भी उन स्केच को देखते हैं और उन्हें देखकर चियोक तेसांग से दोबारा पूछती है कि ये आदमी आखिर कौन है, जिस पर तेसांग अब उसे बता देता है कि ये वही साचिमोतो है जिसे तुम ढूंढ रही थी। चियोक ये जानकर हैरान रह जाती है। चियोक तुरंत ही साचिमोतो को अपनी माँ की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये पिक्चर याद है, ये तुमने ही बनाई थी। साचिमोतो कहता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो। इस पर चियोक कहती है कि ये मेरी माँ है और मैं पिछले 10 सालों से इन्हें ढूंढ रही हूँ। चियोक कहती है कि मैं हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फिर 1 साल पहले मुझे ये तस्वीर मिली और मुझे पता चला कि ये तस्वीर तुमने बनाई है। चियोक कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ है। साचिमोतो सोचता है कि अगर चियोक को पता चला कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर बन गई है तो उस पर क्या बीतेगी। ये सोचकर साचिमोतो चियोक से कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, मैंने सिर्फ इन्हें एक ही बार देखा था। ये सुनकर चियोक को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो मॉन्स्टर के आगे रोज इंसानों को भेजता है और बेल बजाता है और मॉन्स्टर वहां आकर इंसानों को मार देती है, जिसे देखकर इचिरो काफी खुश होता है और लेफ्टिनेंट काटो से और भी मॉन्स्टर बनाने के लिए कहता है ताकि ये लोग उन मॉन्स्टर्स को जंग में इस्तेमाल कर सकें। इस तरफ तेसांग उन बच्चों में से एक सबसे बड़े लड़के को अपने कपड़े देता है और रिक्शा चलाने को कहता है और बाकी छोटे बच्चों को रिक्शा के अंदर और बॉक्स के अंदर छुपा देता है। इसके बाद तेसांग इन्हें यहाँ से भेज देता है और कहता है कि दाएं बाएं कहीं भी मत देखना और सीधे चलते जाना। अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और साचिमोतो से बच्चों के बारे में पूछते हैं। उन्हें देखकर तेसांग और चियोक वहीं छुप जाते हैं। सैनिक क्लीनर की गाड़ी को भी खोलकर देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता और इसके बाद वो सारे सैनिक साचिमोतो से माफी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो तभी वहां पर हॉस्पिटल के अंदर लेडी मायदा आने लगती हैं, जिन्हें आता देखकर सैनिक दरवाजा खोल देते हैं और तभी वो बच्चे रिक्शे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी मायदा भी इस अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। खैर अब यहाँ पर बच्चे हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर पहुंचते हैं और मिस नावल को एक संदेश देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद मिस नावल और गप्योंग उन बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इचिरो मरे हुए डॉक्टर की डेड बॉडी को देखता है और समझ जाता है कि इसे बच्चों ने नहीं मारा, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर कोई छुपकर आ गया है। अब तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है कि लेडी मायदा आपसे मिलने आई हुई हैं। इचिरो तुरंत ही लेडी मायदा के पास आता है। लेडी मायदा इचिरो को बताती हैं कि तेसांग नाम का एक लड़का आपके हॉस्पिटल में आ चुका है। इस तरफ तेसांग म्योंगजो को छुड़ाने के लिए जेल तक जाने का प्लान बनाता है। तभी क्लीनर उसे बताता है कि मेरा भाई भी शायद से वहीं कैद होगा। उसके कान के पास एक बर्थमार्क है जिससे आप उसे पहचान सकते हैं। अगर आप लोग जेल तक पहुंचे तो उसे भी अपने साथ बाहर ले आइएगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तेसांग चियोक को बोलता है कि साचिमोतो तुम्हें मिल गया है और तुमने म्योंगजो को भी ढूंढ लिया है, तो अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम अपने डैड के साथ यहाँ से जा सकती हो। मगर चियोक उससे कहती है कि तुम साचिमोतो को ढूंढकर हम तक लाए, इसीलिए हम म्योंगजो को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। इसके बाद चियोक, उसके डैड, तेसांग और उसका दोस्त छत से वापस नीचे जाने लगते हैं। तभी जुनतेक छत पर बंधे सैनिकों को देखता है और एक तलवार उठाकर उन्हें मारने लगता है, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर था और उसे जापानियों से नफरत थी। लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक सैनिक देख लेता है और पता करने के लिए छत पर जाने लगता है। इधर वो चारों लोग उसी लैब में दोबारा से चले जाते हैं। यहीं वो सैनिक छत पर आता है और वहां मरे हुए सैनिकों को देखता है और तुरंत ही बाकी सैनिकों को सीटी बजाकर अलर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ लेडी मायदा इचिरो को बोलती हैं कि जब तक म्योंगजा का बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये बात सुनकर इचिरो म्योंगजा को एक अलग जेल में डलवा देता है। वहीं वो मॉन्स्टर म्योंगजा की चीखने की आवाज सुनती है और लिफ्ट की तरफ आती है और खुद लिफ्ट को चालू करके नीचे चली जाती है। वो मॉन्स्टर वहां मौजूद सैनिकों को जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो लैब के बाहर और भी ज्यादा सैनिकों को तैनात कर देता है और कहता है कि अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे तो उसे गोली मार दो। चियोक और बाकी सब छुपकर ये सब सुन रहे थे और अब ये लोग दूसरे रास्ते से जेल तक जाने लगते हैं। लेकिन छत से एक सैनिक नीचे जाने के रास्ते को खुला देख लेता है और चेक करने के लिए अंदर चला जाता है। उस सैनिक को ये लोग दिख जाते हैं। सैनिक इनका पीछा करने लगता है और एक रूम तक पहुंचकर इनसे फाइट करने लगता है। तभी जुनतेक इन्हें छोड़कर भाग जाता है। यहाँ तेसंग उस सैनिक से उसकी गन छीनकर उसे ही मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर नीचे आकर और भी सैनिकों को मार देती है और लिफ्ट के जरिए इधर उधर घूमने लगती है। इस तरफ चियोक तेसंग की लगी चोट देखती है और उसकी पट्टी करने लगती है। तभी चियोक के डैड
तेसांग को बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त जुनतेक हमें छोड़कर भाग गया। इस पर तेसांग बोलता है कि वो मेरी वजह से अंदर नहीं आया था, बल्कि वो अपने किसी दोस्त को ढूंढने आया था और हमारे बीच यही बात हुई थी कि हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अब चियोक के डैड चियोक और तेसांग को म्योंगजा को ढूंढने के लिए दूसरे फ्लोर की जेल पर जाने के लिए कहते हैं और खुद तीसरे फ्लोर की जेल पर जाने का फैसला करते हैं। चियोक और तेसांग भी दूसरे फ्लोर पर म्योंगजा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी तेसांग के सामने वो मॉन्स्टर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनतेक अपने साथियों से मिलता है और उससे उस हथियार डायनामाइट के बारे में पूछता है। दरअसल ग्योंगसुंग में जल्दी ही एक बड़ी रैली होने वाली थी, जिसमें जापानी सेना के बड़े लीडर और उनके साथ खड़े होने वाले जोसन के गद्दार लोग भी शामिल होने वाले थे और ये लोग डायनामाइट से बनाकर उन्हें एक साथ मारने वाले थे ताकि पूरा कोरिया जापानियों से आजाद हो सके। लेकिन उस रैली से पहले ही इनके एक आदमी को पकड़ लिया गया जो डायनामाइट कहाँ छुपा है ये जानता था। जुनतेक उससे कहता है कि देश की आजादी सबसे पहले है, इसलिए मुझे बताओ तुमने वो डायनामाइट कहाँ छुपाया है। लेकिन वो आदमी कहता है कि पहले मुझे आजाद कराओ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जुनतेक उससे कहता है कि डायनामाइट के बारे में मुझे बता दो, मगर वो आदमी कुछ भी नहीं बताता और तभी वहां पर सैनिक आते हैं और जुनतेक को भी पकड़ लेते हैं। इस तरफ मॉन्स्टर तेसांग पर हमला करती है, तभी चियोक वहां पर आ जाती है और उस पर हमला करके गन उठाती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है। वो तेसांग को बचाकर भागती है और वो दोनों एक दरवाजे के पीछे जाकर उसे बंद कर देते हैं और मॉन्स्टर से बच जाते हैं। यहीं गोली चलने की आवाज सुनकर चियोक के डैड भी वहां आते हैं और मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। चियोक के डैड चियोक को बचाने के लिए उसके पीछे आग लगा देते हैं और उसके ऊपर गोली चलाते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर आग की वजह से उन पर हमला नहीं कर पाती और वो यहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ तेसांग और चियोक को अब सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं और हथियार जमीन पर फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन चियोक उनकी बात नहीं मानती। तभी तेसांग उसे समझाता है और हथियार फेंकने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर चियोक अपना चाकू नीचे फेंक देती है। फिर ये सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो मरे हुए सैनिकों के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने लिफ्ट चलाना सीख लिया है। यह देखकर वो काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ वही सैनिक जुनतेक को पकड़कर इचिरो के पास ले जाते हैं और इचिरो जुनतेक को पहचान लेता है कि ये तो बुगैंग कंपनी के मालिक का बेटा है। इसलिए अब इचिरो उन सैनिकों से जुनतेक को लैब में डलवा देता है और कहता है कि इसे जिंदा रखना, ये हमारे काम आएगा। इस तरफ चियोक और तेसांग को सैनिक पकड़कर लेफ्टिनेंट काटो के पास ले जा रहे थे। तभी एक सीनियर सैनिक आता है और वो तेसांग को अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर चियोक काफी डर जाती है और उसके पास जाने लगती है। तभी एक सैनिक उसे मारता है। ये देखकर तेसांग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसे कुछ मत करो। यहाँ वही जोसन सैनिक ये सब देख रहा था, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर इसके बाद चियोक को एक जेल में ले जाया जाता है और एक सैनिक चियोक से उसके हॉस्पिटल में घुसने की वजह पूछता है, मगर चियोक उसे कुछ भी नहीं बताती और बहुत ही रूडली बात करती है। ये सब सुनकर सैनिक को काफी गुस्सा आता है और वो चियोक को मारने लगता है, लेकिन मारने पर भी चियोक उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो सैनिक चियोक को टॉर्चर करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कर्नल काटो आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इस तरफ वो सीनियर ऑफिसर तेसांग को एक रूम में लेकर जाता है और उसे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो सैनिक तेसांग से ग्योंगसुंग में एक घर और काफी पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा बाहर निकाल दूंगा। ये सीनियर ऑफिसर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ म्योंगजा को बचाने आए हो और हम जब साचिमोतो से पूछताछ कर रहे थे तो मैंने तुम्हें वहाँ छुपा हुआ देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद तेसांग उस सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ म्योंगजा कहाँ पर है और वो सैनिक चियोक को कहाँ ले गए हैं, वरना मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अब इसके बाद इनके बीच क्या डील होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता और तेसांग को एक जेल में कैद कर दिया जाता है। वहीं चियोक को लेफ्टिनेंट काटो अपने साथ अपनी लैब में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो जुनतेक के डैड से मिलता है और उन्हें बताता है कि कल रात आपका बेटा हमारे अस्पताल में बिना इजाजत घुस गया और पता चला कि वो विरोधियों के साथ मिला हुआ है, इसलिए अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हो तो हम जितने पैसे कहते हैं हमें दे दो। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक जुनतेक से हॉस्पिटल में घुसने की वजह पूछता है और उसे उन सभी लोगों का नाम लिखने के लिए कहता है जो उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर आए थे, और ये लोग जुनतेक के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं और उसे सब लिखने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी जुनतेक की नजर एक कटे हुए सर पर जाती है जिसके कान के नीचे वैसा ही निशान था जैसा क्लीनर ने अपने भाई के बारे में बताया था, जिससे जुनतेक समझ जाता है कि ये सर क्लीनर के भाई का ही है और उसे भी मार दिया गया है। अब तभी कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर जुनतेक ने एक पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, जिस वजह से उसे वॉमिट होने लगती है। तभी तेसांग उसके पास आता है और उसे वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन जुनतेक तेसांग को बताता है कि जितने भी पैसे मेरे डैड ने कमाए हैं वो जोसन लोगों को धोखा देकर कमाए हैं और इस वजह से मैं उनसे और अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। जुनतेक तेसांग से कहता है कि तुम भी हम लोगों के साथ मिल जाओ और देश की मदद करो, मगर तेसांग उससे बोलता है कि मुझे लंबी और बड़ी जिंदगी जीनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता।
ये कहकर वो जाने लगता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ तेसांग इस सबको याद कर रहा होता है। यहीं जेल में कैद हुए दूसरे लोग अब बातें करने लगे थे कि जब हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक ही यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो हमारा बाहर निकल पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि तेसांग ने उस सीनियर सैनिक को पैसे देने के बदले में उससे 3 शर्तें पूरी करने के लिए कहा था। पहली शर्त में वो मिस नावल को अपना एक संदेश भिजवाता है, जिसमें उसने एक पूरा प्लान तैयार कर रखा था। और दूसरी शर्त में वो अपने जेल के आसपास से सभी सैनिकों को हटवाने के लिए कहता है, ताकि वो आराम से जेल से भाग सके। और तीसरी शर्त में वो च्योक का पता पूछता है, ताकि वो च्योक को बचा सके। वो सैनिक उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और अब वो ऐसा ही करने लगता है। वो मिस नावल को फोन करके तेसांग का पूरा प्लान बताता है और फिर उसके जेल के आसपास से सभी सैनिकों को हटवा देता है। लेकिन तेसांग जैसे ही जेल से बाहर आता है, तो तभी बाकी कैदी और जुनतेक का दोस्त भी उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। तेसांग जुनतेक के दोस्त को लॉक की चाबी देता है और कहता है कि जब तक मैं अपना काम खत्म करके वापस ना आ जाऊं, तो तब तक आप यहाँ से बाहर मत निकलिएगा। इसके बाद हम सब मिलकर यहाँ से बाहर जाएंगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो च्योक को अपने रूम में लाता है और बताता है कि मैं भी पहले मंचूरिया में था। फिर लेफ्टिनेंट काटो च्योक से हॉस्पिटल के अंदर आने की वजह पूछता है। इस पर च्योक उसे बताती है कि मैं पिछले 10 सालों से अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ, और जब मैं उन्हें मंचूरिया में ढूंढने गई थी, तो तब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मंचूरिया में मैनवोल आइलैंड पर क्या किया। च्योक बोलती है कि तुम उस मॉन्स्टर को मंचूरिया से यहाँ लाए होना। तभी लेफ्टिनेंट काटो च्योक की आंखों को देखता है और पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट काटो कहता है कि मुझे लगता है मैंने ये आंखें पहले कभी देखी हैं। लेफ्टिनेंट काटो च्योक से उसकी माँ का नाम पूछता है। च्योक उसे बताती है कि मेरी माँ का नाम शेशिन है। च्योक की माँ का नाम सुनकर वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर बनी औरत च्योक की माँ ही है। लेफ्टिनेंट काटो च्योक से पूछता है कि जब तुम उस मॉन्स्टर के सामने गई तो तुम्हें कुछ अजीब लगा। च्योक कहती है कि नहीं, मैं बस भागकर अपनी जान बचाने में बिजी थी। च्योक उससे पूछती है कि अचानक तुमने मेरी माँ का नाम क्यों पूछा, क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? लेकिन लेफ्टिनेंट काटो उसे कुछ भी नहीं बताता और च्योक को भी पानी में वही वॉर्म डालकर देता है जिसे पीने से उसकी माँ मॉन्स्टर बनी थी। लेकिन च्योक वो पानी नहीं पीती। इसके बाद लेफ्टिनेंट काटो च्योक को जेल में डालने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझसे बिना पूछे इस लड़की को कोई भी नहीं छुएगा। तभी च्योक को जेल में डालते समय वही जोसन सैनिक उसके हाथ में एक चाकू दे देता है, ताकि इससे वो अपने हाथ खोल सके। इस तरफ तेसांग ये सब होता हुआ चुपचाप देख रहा था। फिर च्योक को जेल में डालकर सैनिक बाहर आने लगते हैं। ये देखकर तेसांग वहीं छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुनतेक के डैड इचिरो को जुनतेक को छोड़ने के लिए उसके मांगे पैसे दे देते हैं। उन पैसों को लेकर इचिरो बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस नावल और गपियोंग वहां आते हैं और जुनतेक के डैड से कहते हैं कि आप उस आदमी के भरोसे मत बैठिए, हमने आपके बेटे को छुड़ाने का एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है। ये लोग अब उन सभी लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकालने की प्लानिंग करने लगते हैं। इस तरफ च्योक को एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि उसकी माँ ने ही लिखा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के समय उन्हें भी इसी जगह पर कैद किया गया था। यहाँ च्योक उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें उसकी माँ ने लिखा था कि मेरी बेटी च्योक, मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ। ये देखकर च्योक बहुत रोने लगती है और च्योक को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ भी इसी जेल में कहीं कैद है और लेफ्टिनेंट काटो उन्हें देख चुका है, इसी वजह से वो मेरी आंखों को पहचानता था। इस तरफ च्योक को छुड़ाने के लिए तेसांग वहां आता है और दोनों सैनिकों को मार देता है और च्योक के पास आता है। च्योक उसे बताती है कि मेरी माँ भी इसी जेल में कैद थी और शायद अभी भी वो यहीं पर है। तेसांग भी उस मैसेज को पढ़ता है। अब तभी च्योक अपनी माँ को ढूंढने जाने लगती है। तेसांग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ हर तरफ जापानी सैनिक तैनात हैं और तुम उनका सामना कैसे करोगी। तेसांग च्योक के लिए काफी परेशान था। तभी च्योक उसे गले लगाती है और कहती है कि 10 सालों से मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ और आज जब मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर है, तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। ये सुनकर तेसांग अब उसे जाने देता है। इसके बाद तेसांग बाकी कैदियों को छुड़ाने उनके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जुनतेक अब मजबूर होकर सैनिकों की बात मानता है और हॉस्पिटल में आने की वजह और अपने साथियों के बारे में सब कुछ लिख देता है। इस तरफ तेसांग कैद हुए लोगों के पास वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि वो सब लोग तो यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ च्योक लेफ्टिनेंट काटो के पास जाती है और उसके सर पर गन तान लेती है और कहती है कि बताओ मेरी माँ कहाँ है, मैं जानती हूँ वो यहीं पर है। यहीं तेसांग के सामने अब वही मॉन्स्टर आ जाती है और तेसांग उसके ऊपर गोली चलाने लगता है और इसी एंडिंग के साथ ग्योंगसोंग क्रिएचर के 5 एपिसोड्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब जब च्योक को पता चलेगा कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर बन चुकी है, तो उस पर क्या बीतेगी और क्या ये सब लोग इस हॉस्पिटल से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। इस सीरीज के सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।